नमस्कार दोस्तों, मैं सामान्य ज्ञान के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज ले रहा हूं। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो ये ऐसे प्रश्न हैं जो रेलवे से संबंधित सभी परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तथा मैंने प्रश्नों का चयन जो है इस प्रकार किया है कि कोई भी प्रश्न आपसे परीक्षाओं में ना छूटे। और मेरा निरंतर यही प्रयास है कि मैं आपकी तैयारी में सदा आपके साथ रहूं और जिससे आपकी सफलता निश्चित हो। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए तो ये जो हमारे प्रश्न हैं वो क्या है कि आरआरबी जनरल नॉलेज के प्रश्न हैं। और ये हमारे 25 क्वेश्चन हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। तो बिना देरी करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लूकोमीटर इज करेक्ट? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। यह एक चिकित्सक उपकरण है। जो ग्लूकोमीटर है यह क्या है? एक चिकित्सक उपकरण है। यह कथन क्या है? करेक्ट आंसर है कि ग्लूकोमीटर क्या है कि यह एक चिकित्सक उपकरण है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 2, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो व्हेन इज द वर्ल्ड नो तंबाकू डे ऑब्जर्व्ड? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 31 मई को। कि जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस है वो क्या है कि 31 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 3, मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? यानी व्हाई इज द भीमबेटका ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन मध्य प्रदेश फेमस? तो किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है पाषाण आश्रय के लिए, यानी स्टॉल शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। जो मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल है वो क्या है कि भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? पाषाण आश्रय या रॉक शेल्टर भी कह सकते हैं, स्टोन शेल्टर भी कह सकते हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 4, पेगासस नामक स्पाईवेयर को किस देश ने विकसित किया है? यानी विच कंट्री हैज डेवलप्ड द स्पाईवेयर नेम्ड पेगासस? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इजराइल ने। कि पेगासस नामक जो स्पाईवेयर है वो इजराइल देश ने विकसित किया है। और यह एक ये जो पेगासस स्पाईवेयर है यह एक ऐसा स्पाईवेयर है जो कि किसी के भी मोबाइल की इसको कॉल रिकॉर्डिंग भी और जो भी कुछ उसमें वगैरह करता है उसको क्या कर सकता है? ये हैक कर सकता है। ये ऐसा स्पाईवेयर है पेगासस जो कि इजराइल नामक देश ने विकसित किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 5, मणिपुर सरकार ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक विजेता मीरा चानू को क्या नियुक्त किया है? व्हाट हैज बीन अपॉइंटेड बाय मणिपुर गवर्नमेंट टू टोक्यो ओलंपिक 2020 सिल्वर मेडलिस्ट मीरा चानू? तो उन्हें क्या नियुक्त किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है एएसपी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। कि मणिपुर सरकार ने कहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक विजेता मीरा चानू को एएसपी नियुक्त किया है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नियुक्त किया है मीरा चानू को। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शहर उच्च गुणवत्ता पूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया प्रोवाइड हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है पुरी, जो कि क्या है उड़ीसा शहर में उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उच्च गुणवत्ता पूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? उड़ीसा।
और यदि शहर के बारे में करता है कि मतलब कौन सा शहर है जो उच्च गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बन गया है, तो वो कौन सा है? पुरी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, चाइना रूम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यानी हु इज द ऑथर ऑफ द बुक चाइना रूम? तो कौन है इसका सही उत्तर कौन सा है? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है संजीव सहोता। संजीव सहोता क्या है कि संजीव सहोता ने क्या है कि चाइना रूम नामक पुस्तक लिखी है। यानी चाइना रूम नामक पुस्तक के लेखक संजीव सहोता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस कब मनाया जाता है? यानी व्हेन इज वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व्ड? या सेलिब्रेट मतलब ऑब्जर्व कब मनाया जाता है, मतलब जो वर्ल्ड ड्राइनिंग प्रिवेंशन डे है वो कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 25 जुलाई को, कि विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस 25 जुलाई को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, कूर्चक किस संप्रदाय से संबंधित था? मतलब जो कूर्चक है वो किस संप्रदाय से संबंधित था? यानी टू विच सेक्ट डिड कूर्चक बिलोंग? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है जैन धर्म से संबंधित था। जो कूर्चक शब्द है एक तरीके से वो किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और यदि और बारीकी से पूछता है तो जैन धर्म में दो भाग थे इसके, तो उसका मतलब एक तो दिगंबर था और एक था श्वेतांबर। तो ये उसके भी मतलब किस अंग का था? तो वो किसका था? दिगंबर अंग का था। यदि और बारीकी से पूछा जाएगा कि कूर्चक किस संप्रदाय के भाग से संबंधित है या किस अंग का था, तो किसका था? जैन धर्म के दिगंबर नामक संप्रदाय से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? मतलब हु वाज द फेमस जैन आचार्य हु वाज हाईली रिस्पेक्टेड बाय अकबर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है हरि विजय सूरी। कि मतलब जो जैन आचार्य थे हरि विजय सूरी को अकबर ने बहुत सम्मानित किया था, और अकबर ने इन्हें मतलब हरि विजय सूरी को जगत गुरु हरि विजय सूरी को कौन सी उपाधि दी थी? जगत गुरु। जगत गुरु नामक उपाधि से सम्मानित किया था। कि मतलब वह प्रसिद्ध जैनाचार्य थे मतलब हरिविजय सूरी, जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था और अकबर ने इन्हें जगत गुरु की उपाधि दी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नांकित भारतीय यूनानी शासकों में से कौन भारतीय बौद्ध साहित्य में उल्लिखित है? तो हु अमोंग द फॉलोइंग इंडियन ग्रीक रूलर्स एंड मेंटेन्ड इन इंडियन बुद्धिस्ट लिटरेचर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है मेनांडर। कि जो मतलब भारतीय यूनानी शासक था मेनांडर, तो उसमें क्या था कि भारतीय बौद्ध साहित्य में उल्लिखित है। और इसके बारे में और देख लेते हैं कि बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में भारतीय यूनानी शासक मेनांडर का नाम मिलता है। जो बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्हों, और यह क्या है कि मतलब भारतीय यूनानी शासक का नाम मिलता है मिलिंद पन्हों। जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें क्या है कि भारतीय यूनानी शासक मतलब भारतीय यूनानी शासक मेनांडर का नाम मिलता है। और मिलिंद पन्हों की रचना नागसेन ने पाली भाषा में की थी। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? मतलब वह प्रथम गुप्त शासक कौन थे जिन्होंने क्या है कि परम भागवत नामक उपाधि धारण की थी? वह कौन था? यानी हु वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर हु अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ परम भागवत? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य एक धर्मनिष्ठ वैष्णव था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। और मेहरौली लेख के अनुसार उसने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। एक बार और देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय क्या है कि विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, और यह क्या है कि एक धर्मनिष्ठ वैष्णव था। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय क्या थे? एक धर्मनिष्ठ वैष्णव था, और जिसने क्या है कि परम भागवत की उपाधि धारण की। और मेहरौली लेख के अनुसार यदि देखा जाए तो उसने विष्णुपद पर्वत पर यानी विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
प्रश्न नंबर 13, गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किसमें हुआ है? तो मतलब द फर्स्ट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटेलिजेंस सिस्टम टुक प्लेस इन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है अर्थशास्त्र, जो किसने लिखी थी? कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में क्या है कि गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन मिलता है। और गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन चाणक्य की पुस्तक या विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कह सकते हैं कि मतलब उनकी जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र में मिलता है। और गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में, गुप्तचरों को क्या है कि अर्थशास्त्र में गुण पुरुष मतलब क्या कहा जाता था? अर्थशास्त्र में क्या है मतलब जो गुप्तचर वो रहते थे व्यक्ति, तो उन्हें क्या जाता था? गुण पुरुष, गुण पुरुष कहा जाता था। और गुण पुरुष तो कहा जाता था इन्हें। और अर्थशास्त्र में दो प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है। जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक, तो उसमें क्या है कि दो प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है। संस्था अर्थात एक ही स्थान पर रहने वाले, तथा संचरा मतलब दूसरा जो मतलब दो प्रकार के थे, एक तो संस्था और एक संतरा। और जो संस्था थी वो थी हमारी एक ही स्थान पर रहने वाले, और जो संचरा दूसरा भाग था, मतलब दो प्रकार थे, दोनों में से संचरा जो था अर्थात प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करने वाले। और पुरुषों के अतिरिक्त चतुर स्त्रियां भी गुप्तचरी में हिस्सा लेती थीं। और अर्थशास्त्र से पता चलता है कि वैश्याएं भी गुप्तचरों के पदों पर नियुक्त थीं। जो वैश्याएं थीं वो भी क्या थी? गुप्तचरों पदों पर नियुक्त थीं। और महामात्य सर्प गुप्तचरों का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। और जो मतलब महामात्य सर्प था वो क्या होता था कि गुप्तचर जो थे उस समय, तो उनका सबसे बड़ा अधिकारी होता था महामात्य सर्प। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 14, पोतवाध्यक्ष का कार्य किसका निरीक्षण करना था? यानी हु वाज द सुपरवाइज द टास्क ऑफ द ग्रैंडसन। पोतवाध्यक्ष का मतलब कार्य किसका निरीक्षण करना था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है मापतोल। कि जो पोतवाध्यक्ष का कार्य होता था वो क्या होता था? मापतोल का निरीक्षण करना होता था। और यह ऐसे भी आ सकता है कि पोतवाध्यक्ष का कार्य मापतोल के परिणामों पर नियंत्रण या निरीक्षण करना होता था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 15, धर्महामात्र कौन थे? यानी हु वाज द धर्ममात्र, धर्महामात्र। तो कौन थे धर्ममात्र? तो इसका ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर अधिकारी थे। और इनके बारे में और देख लेते हैं। ये अधिकारी मतलब धर्ममात्र अधिकारी कौन थे? कि अपने अभिषेक के 13वें वर्ष जब अपना अभिषेक मतलब उनका अभिषेक हो रहा था, कि मतलब अपने अभिषेक के 13वें वर्ष बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने पदाधिकारियों का एक नवीन वर्ग बनाया, तो जिसे धर्महामात्र या धम्म महामात्र कहा गया। और 5वें शिलालेख में अशोक कहता है कि प्राचीन काल में धर्म महामात्र कभी नियुक्त नहीं हुए। मैंने अपने अभिषेक के 13वें वर्ष धर्म महामात्र नियुक्त किए हैं। और इनका एक कार्य विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच द्वेष भाव को समाप्त कर धर्म की एकता पर बल देना था। जो इनका मतलब कार्य था वो क्या था? कि इनका कार्य था कि विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच द्वेष भाव यानी एक तरीके से जाति भेदभाव को समाप्त कर धर्म की एकता पर बल देना था, जो ये धर्ममात्र थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट कलरलेस एंड मतलब ओडरलेस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है क्लोरीन। जो क्लोरीन गैस है वो क्या है कि रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है। और क्लोरीन गैस का जो मतलब क्लोरीन का जो उपयोग होता है वो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो मतलब जो वो है क्या कहते हैं कि क्लोरीन गैस का जो उपयोग होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में, मस्टर्ड गैस बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में प्रयोग होता है। और कपड़ों एवं कागज़ को विरंजित करने में क्लोरीन का प्रयोग होता है। क्या कि कपड़ों एवं कागज़ को विरंजित करने में क्लोरीन का उपयोग होता है। और HCl के निर्माण मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में, मस्टर्ड गैस बनाने में ब्लीचिंग पाउडर के प्रयोग में भी होता है। और ब्रोमीन का रंग निर्माण, औषधि, प्रतिकारक, टिंचर गैस आदि बनाने में भी होता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि कौन सी गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? तो कौन सी है? ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है क्लोरीन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए।
क्वेश्चन नंबर 17, जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2-3 मतलब 0.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है? यानी व्हेन ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर फॉल्स बिलो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बाय अबाउट 2-3.5 फ़ारेनहाइट देन दिस कंडीशन इज नाउन एज, मतलब इस स्थिति को कैसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है हाइपोथर्मिया। मतलब जब क्या आता है, इस स्थिति को हाइपोथर्मिया के नाम से जाना जाता है। और इसे एक बार देख लेते हैं कि जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2.3 से मतलब 5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो उस स्थिति को हाइपोथर्मिया कहते हैं। और स्थिति मतलब इस स्थिति में मानव शरीर की क्रियाशीलता कम हो जाती है। तापमान बढ़ने को यदि तापमान बढ़ता है तो उसे हाइपरथर्मिया, मतलब जो ऑप्शन दे रखा है हमारा ऑप्शन सी, जब तापमान बढ़ने को हाइपरथर्मिया कहते हैं। और मानव शरीर का सामान्य तापमान मतलब जो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और मानव शरीर मतलब यदि देखा जाए तो कि 98.6 फ़ारेनहाइट से अधिक होना, यदि इससे मतलब ये जो 98 मनुष्य का सामान्य तापमान है 6 फ़ारेनहाइट, यदि इससे अधिक होता है तो उसे क्या होता है कि मतलब जब इससे अधिक हो जाता है तो वो बुखार कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सिक, या तो बुखार कहलाता है, ठीक है नहीं? क्या होता है वो? यदि मानव जो शरीर का जो सामान्य तापमान है 98 मतलब 98.6 फ़ारेनहाइट, यदि इससे अधिक हो जाता है मनुष्य का तापमान तो वो क्या कहलाता है? बुखार कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? बुखार कहलाता है। तो बिना देरी करते हुए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? मतलब विच प्रोसेस इज डिबगिंग? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की, मतलब जो डिबगिंग प्रक्रिया वो क्या है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की प्रक्रिया है। और जो मतलब क्या है कि ये डिबगिंग जो होती है वो क्या है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की प्रक्रिया। और सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग है। और जो ये सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है? कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? यानी व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ इंडिया पाकिस्तान कारगिल वार? तो मतलब वो कारगिल युद्ध का जो कोड नाम था वो था हमारा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है ऑपरेशन विजय। जो ऑपरेशन विजय था वो क्या था कि ऑपरेशन विजय क्या था कि भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम था ऑपरेशन विजय। और देख लेते हैं इसके बारे में। जो कारगिल युद्ध हुआ था वो हमारा मतलब कारगिल जो युद्ध हुआ था वो 19 मई जो मतलब कारगिल युद्ध हुआ था वो मई 1999 से मतलब मई 1999 से 26 जुलाई 1999, जो मतलब कारगिल युद्ध हुआ था वो 26 जुलाई 1999 तक हुआ था और चला। यानी कि जो मतलब कारगिल युद्ध हुआ था वो मई 1999 से जुलाई 1999 26 जुलाई 1999 तक चला। और इसके बारे में एक तथ्य यह भी है कि 26 जुलाई मतलब जो 26 जुलाई तक चला था 26 जुलाई 1999 तो जो युद्ध चला था कारगिल युद्ध, तो 26 जुलाई को उसी दिन से क्या है कि 26 जुलाई को कारगिल दिवस या विजय दिवस के नाम से मतलब रूप में मनाते हैं। और जो कारगिल क्या है कि मक्का का एक किस्म भी विकसित किया गया है। और जो कारगिल दिवस मनाया था या विजय दिवस मनाया था वो 26 जुलाई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 20, जैव प्रौद्योगिकी का क्या तात्पर्य है? मतलब जो जैव प्रौद्योगिकी है
का क्या तात्पर्य है, यानी व्हाट इज मीन्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है औद्योगिक प्रक्रियाओं में सहजीवों का उपयोग। जो मतलब जैव प्रौद्योगिकी है उसका जो मतलब क्या तात्पर्य है, औद्योगिक प्रक्रियाओं में सहजीवी का उपयोग। जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है कि औद्योगिक प्रक्रियाओं में सहजीवी का उपयोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। यह कथन कि मानव के लिए एक छोटा सा कदम मानवता की एक बड़ी छलांग है, यह किसके द्वारा कहा गया है, यानी द स्टेटमेंट डैट दिस स्मॉल स्टेप फॉर मैन इज वन बिग लीप फॉर ह्यूमैनिटी इज सेड बाय whom। मतलब किसके द्वारा कहा गया है कि मानवता के लिए यह छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है, तो ये किसने कहा था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। मतलब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा था, और जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है ये बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, और उन्होंने कहा था कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा है 1969 में, कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 1969 में चांद पर पहुंचने के बाद, मतलब चांद पर पहुंच गए और चांद पर पहला कदम रखा इन्होंने, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 1969 में। और मतलब ये किस यान से गए थे, किस अंतरिक्ष यान से गए थे, तो वो था इनका अंतरिक्ष यान अपोलो। तो कौन सा यान, अपोलो 11, जो इनका यान था वो था अपोलो 11। मतलब जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जो 1969 में जब चांद पर पहुंच गए थे तो इन्होंने पहला कदम रखा था, और जो मतलब किस यान से गए थे, तो वो गए थे अपोलो 11 नामक यान से ये मतलब चांद पर पहुंचे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज गुड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है कि एजेंट, तो मतलब जो एजेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पेयजल मतलब द्वारा पेयजल की शुद्धिकरण यानी शोधन के लिए अच्छा है, और पेयजल को शुद्धिकरण करने के लिए अनेक उपाय हैं जिससे जल की अशुद्धियों को हटाया जा सकता है। आयरन, आर्सेनिक, फ्लोराइड आदि पेयजल में पाया जाता है जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था, यानी इन विच ईयर द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट केम इनटू फोर्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है वर्ष 2005 में। जो सूचना का अधिकार है अधिनियम वो 2005 में लागू हुआ था। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है, मतलब इन विच इंडियन सिटी इज द विक्टोरिया हॉल ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है कोलकाता में। मतलब जो यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, वो कहाँ है, कोलकाता में। कोलकाता मतलब भारतीय शहर कोलकाता में स्थित है। और विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना, जो विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने 1899 और 1905 के समय में हुआ था। मतलब जो विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना हुई थी वो लॉर्ड कर्जन ने 1899 या 1905 ईस्वी के समय में हुआ था, और महारानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया। और जो ये मतलब किसके नाम पर रखा गया, महारानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, यानी हु इज द नाउन एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है वल्लभ भाई पटेल। कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को देशी रियासतों के विलय कर एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और देशी रियासत विभाग की स्थापना किया गया जिसके सचिव बीपी मेनन को बनाया गया। और भारत में राज्य एकीकरण महत्वपूर्ण पुस्तक है वीपी मेनन का। और भारत का आयरन मैन भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है, जो भारत का आयरन मैन है। मतलब भारत का जो आयरन मैन कहा जाता है, मतलब
भारत का आयरन मैन, भारत का आयरन, भारत का आयरन मैन किसे कहा जाता है? भारत का आयरन मैन भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो दोस्तों ये हमारा मतलब प्रश्नों की समाप्ति हो चुकी है, यानी नेक्स्ट वीडियो लेकर हम प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन में दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरे देखने के लिए। थैंक यू सो मच।